जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास और एक शानदार सी क्लास प्रतिदिन की तरह ही आज भी प्रारंभ हो चुकी है। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी सभी क्लासेस को देखिए। साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मोस्टली पीएनएसटी और एएनएम की और मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ामें हो रही है उसके लिए ओनली एक महत्वपूर्ण सेशन ही आपके सभी के लिए। तो चलिए साथियों, आज का यह सेशन और स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है और क्या बोला है कि हृदय, धमनियाँ तथा सिरा एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। देखिए जरा, क्या है, ऊतक का है या फिर आपका अंग प्रणाली का है, कोशिका का है या फिर आपका अंग का होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों आप सभी के राइट आंसर की बात कर ले, ठीक है, अगर आपने आंसर लगा पाया है क्या अंग प्रणाली, क्या होगा अंग प्रणाली, अगर आप सभी का आंसर है बिल्कुल सही। अब देखिए कुछ ध्यानपूर्वक चीज़ें इसको मैं बताना चाहूँगा कि हृदय और धमनियाँ, धमनियों में कैसा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों की बात करें तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा की बात करें तो सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो हृदय, धमनियाँ तथा सिरा एक साथ कार्य करते हैं और यह संगठन के अंग प्रणाली का स्तर उदाहरण होता है। कौन सा स्तर का उदाहरण होता है। जरा आगे बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, बोला है कि हृदय खाली स्थान से बना होता है। क्या है, हृदय खाली स्थान से बना हुआ होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का या तंत्रिका ऊतक का। तो मुझे बताएंगे कि जो हार्ट होता है यह किसका बना होता है। तो आपका पेशीय तंत्र ये कैसा होता है, पेशी ऊतक का, पेशी टिश्यू का बना होता है। तो पेशी ऊतक आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पेशी ऊतक बन जाएगा। हृदय पेशी ऊतकों से बना होता है। हृदय जो है पेशी ऊतकों से बना होता है। और हृदय पेशियाँ जो होती है, ठीक है, हृदय पेशियाँ आपकी कैसी होती है, अनैच्छिक पेशियाँ होती है। कैसी पेशियाँ होती है, यह अनैच्छिक पेशियाँ होता है, और जो कि जन्म से मृत्यु तक बिना रुके ही गति करते रहती है। इसलिए आपका लगातार जो पार्ट है, हार्ट जो है लगातार चलते रहता है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन को चुनिएगा। देखिए आपसे बोला है कि अस्थियों से जुड़े हुए, ऐच्छिक या फिर अनैच्छिक या आपका धारीदार, क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा अनैच्छिक। क्या होगा, अनैच्छिक। तो जो करेक्ट आंसर आप सभी ने लगा पाया होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जरा, पट्टीदार पेशी अनैच्छिक नहीं होती है, यह जो है हाथ पैर आदि में पाई जाती है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा क्या, और सभी ने बेहतर प्रयास किया है। आपको बेहतर प्रयास करने के लिए एक सही गाइडेंस और सही एजुकेशन और सही दिशा और एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और लगातार आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें और शानदार सा मार्गदर्शन समाधान स्टडी द्वारा दिया जा रहा है। अब देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पेशी की विशेषताओं के जो है बोमिन समूह को जो है चिन्हित करें। कंकाल जो है ऐच्छिक, कंकाल पट्टीदार, आपका चिकनी बिना पट्टीदार और चिकनी ऐच्छिक। चलिए बताइए ज़रा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है, क्या सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकनी ऐच्छिक। क्या होगा, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चिकनी पेशियाँ तार्किक होती हैं। चिकनी पेशियाँ क्या होती है, आपका तर्क रूप मतलब तार्किक होती हैं। इसमें अनैच्छिक गतिविधियाँ होती है जो कि पश्चिम मस्तिष्क के सेरे बेलम द्वारा नियंत्रित होती है। किससे, आपका जो है पश्चिम मस्तिष्क के सेरेबेलम द्वारा क्या हो जाती है, नियंत्रित होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोग का निदान कैसे किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, रोग का निदान जो है कैसे किया जाता है। तो रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार क्या करते हैं, निर्धारित करेंगे। और रोग के चिन्ह जो है और लक्षण रोग का संकेत कर सकते हैं, या फिर जो है शरीर प्रणाली जो है बिगड़ जाएगी। तो बताइए रोग का निदान कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो साथियों नोट करिएगा, रोग के निदान की बात करें तो रोग के चिन्ह लक्षणों के आधार निर्धारित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्या होगा साथियों? अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि रोग का निदान रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। खालिस्तान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। चलिए, किसमें गहरे और हल्के बंद होते हैं? चलिए, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। अब देखिएगा, चिकनी पेशी होगा, उपस्थि होगा, या फिर आपका धारीदार पेशी होगा, या फिर अस्थि होने वाला है। सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो धारीदार पेशी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, धारीदार पेशियों को ही कंकाली पेशी कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्या आपका धारीदार पेशी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंकाली पेशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो है कशेरुकी की कंकाल से जुड़ी होती है, और ये पेशियाँ लंबी, आपका अशाखित और आपका जो है समानांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती है, और हर पेशी बहुकेंद्रकीय संरचना है और इनमें केंद्रक लंबे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, उसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि प्रत्येक वृक्क, क्या बोला है? प्रत्येक वृक्क खाली स्थान जो है कहलाने वाली लगभग लाखों छोटे नलिकाओं से बना होता है। मेडुला होगा, या फिर आपका वल्कुट होगा, या फिर आपका ग्लोमेरुलस होगा, या फिर आपका होगा जो है वृक्काणु, नेफ्रॉन जिसे हम लोग कहते हैं। तो देखिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा नेफ्रॉन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? नेफ्रॉन्स आपका सही आंसर है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन्स जो है वृक्क की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। इसका मुख्य कार्य खून को फिल्टर करके सोडियम लवण जैसे कि आपका पानी और घुलनशील पदार्थ को जो है अलग करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 30 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने साथियों ने 25+ ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अंतिम में आपके कमेंट्स जरूर आप लोग कमेंट्स करिएगा। देखिए नेक्स्ट की बात करें, एक प्रकार का पूरक, क्या एक प्रकार का पूरक संयोजक ऊतक जो कि आपका त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है, क्या करता है? त्वचा से मांसपेशियों को जोड़ता है और अंगों को आपका यथावत स्थान पर रखता है, निम्न कहलाता है। एरियोलर, वसी ऊतक, या फिर आपका कंडरा, या फिर आपका स्नायु। तो जरा बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, आंसर की अगर बात कर ले, हमारा जो राइट आंसर होगा आपका एरियोलर, क्या होगा? एरियोलर। ठीक, तो क्या हमारा आप सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है क्या? बिल्कुल। एरियोलर एक सहयोजी ऊतक है जो कि त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। क्या करता है? त्वचा से क्या करता है? मांसपेशियों को जोड़ता है तथा अंगों को यथावत स्थान पर रखता है। क्या करता है? अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से पैकेट किस में आपका विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं? क्या बोला है? पैकेट जिसमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तारक काय होगा, गाल्जी काय होगा, लाइसोसोम होगा, या फिर आपका राइबोसोम होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, ठीक, सभी साथी नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा लाइसोसोम होने वाला है। क्या है? लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर आप सभी ने लाइसोसोम लगाया तो बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है। और इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों का विघटन करना है। इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रियम प्लास्ट के अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहलाते हैं? देखिए ये इनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंजाइम होते हैं। इनमें डीएनए प्रोटीन होते हैं, कि ये जो है इनमें ऑक्सीसोम होता है। क्या हो सकता है? तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रियम जो आपका प्लाज्म है, यह जो आपका इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रियम प्लास्टिक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए और एंजाइम शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छाती गुहा के आपस की कंकाल संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। आपका फेफड़ा कवर या फिर आपका पसली जो है पिंजर या फिर छाती की हड्डी या फिर छाती कवर। तो साथियों आपका होगा पसली पिंजर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। छाती की गुहा को आसपास की कंकाल को पेशी पिंजर कहा जाता है और मनुष्य में पेशी पिंजर, ठीक है, कितनी होती है? 24। मतलब आपकी जो पसलियाँ होती है, रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, जो पसली है, सर रीढ़ की हड्डी पसली, तो उसमें कितनी 24 जो है आपकी पसलियाँ होती है, ठीक है, 12 ठीक है, एक तरफ 12 एक तरफ 12, ठीक है, जो लंग्स वाली होती है। कंकाल जिसमें पूरी तरीके से उपास्थित से बना होता है, तो आपका तारामीन, रोहू, टूना और शार्क क्या हो सकता है? बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा शार्क। क्या साथियों? शार्क इज द राइट आंसर। समझ पा रहे? शार्क और अन्य कार्टिलॉजिस जो है मछलियों में कार्टिलेज और संयोजी ऊतक के बने कंकाल है। ये कि आपका लचीला और टिकाऊ होता है, ठीक है, लचीला भी है और टिकाऊ भी होता है। नेक्स्ट साथियों देखिएगा, बोला है कि मनुष्यों में शाखित कोशिका का उदाहरण है। मनुष्य में एक शाखित कोशिका का उदाहरण है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तुर्क के आकार की पेशी कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं। क्या है साथियों? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या? तंत्रिका कोशिकाएं। क्या होगा साथियों? अगर आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका कोशिकाएं, तो बिल्कुल सही है। तंत्रिका कोशिकाओं में अनेक शाखाएं आपका एक्सॉन और डेंड्राइट्स के रूप में पाई जाती है और इनका कार्य तंत्रिका आवेगों का संरक्षण करना है। क्या करना है? तंत्रिका आवेगों का संरक्षण करना है तथा ये बहुशाखित होती है। कैसी होती साथियों? यह बहुशाखित भी होती है। चलिए आगे देखिएगा, बोला है कि वृक्षिका खालिस्तान में पाई जाती है। क्या बोला है? वृक्षिका खालिस्तान में पाई जाती है। तो देखिएगा, पहला है आपका तंत्रिका ऊतक, सेकेंड है आपका संयोजी ऊतक, थर्ड है आपका पेशी ऊतक और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा आपका तंत्रिकीय ऊतक। ठीक, क्या है साथियों? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका वृक्षिका तंत्रिका ऊतक में ये पाए जाते हैं। अतः जो है विज्ञान या सूक्ष्म शरीर अंगों के भीतर ऊतकों की संरचना तथा इनके विन्यास के अध्ययन को कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है कि उपकला ऊतकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वृक्क की छोटी नलिका का अस्तर घनाकार उपकला से बना है। रक्त जो है वाहिकाओं का अस्तर सल्की उपकला से बना है। छोटी आंत का अस्तर स्तरित उपकला से बना है। या रोमक युक्त उपकला कोशिका हमारे शरीर की श्वास नली में पाई जाती है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि छोटी आंत का स्तरित उपकला से बना होता है। सी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक, क्या है? सी आंसर करेक्ट है। शरीर के अंगों पर आवरण बनाने का कार्य उपकला ऊतक द्वारा किया जाता है। वृक्क की छोटी नलिकाओं पर आपका अस्तर घनाकार ऊतक का बना होता है और रक्त वाहिकाओं पर अस्तर सल्की और आपका पतली चपटी उपकला ऊतक से बना जो है पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों, क्या बोला गया है? सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक्स जीव कौन सी है? सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक्स जीव है जीवाणु, माइक्रो क्रिस्टल्स या फिर आपका
क्लोरेला या फिर आपका माइकोप्लाज्मा होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और प्रोकैरियोटिक्स से आशय प्राचीन केंद्र से है, और जीवों को केंद्रक के आर पार दो भागों में विभक्त किया जाता है, और प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स। कौन कौन सा भाग, एक तो प्रोकैरियोटिक्स और एक तो यूकैरियोटिक्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है। तो अक्रिय गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या आपका नाइट्रोजन, क्या है बताइए जरा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑक्सीजन होगा। क्या होगा साथियों, ऑक्सीजन। अगर हमारा भी राइट आंसर ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली हमने बिल्कुल सही आंसर लगा पाया है। श्वसन की प्रक्रिया में वायु में हवा सांस द्वारा अंदर ली जाती है, उसे उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग भोजन में ऑक्सीकरण पाचन में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखिए, किसी भी तंत्र से, क्या बोला है कि किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है। जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है। वाष्पीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या निर्जलीकरण, क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा निर्जलीकरण। ठीक, क्या है साथियों, निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए जरा, निर्जलीकरण अर्थात जल से विहीन करना, जल का निष्कासन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखिए, बोला गया है कि कौन सा अंग है जो कि आपका अतिरिक्त जल, वसा, अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है। फेफड़े है, त्वचा है, श्वेत ग्रंथियां हैं और आपका प्लीहा होगा। चलिए बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा श्वेत ग्रंथियां होगा। श्वेत ग्रंथि या आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो कि आपका क्या है, नलिका युक्त आपका बहिर्स्त्री ग्रंथियां जो आपका पसीने के माध्यम से अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट बाहर निकालती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ेंगे। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। त्वचा में, हाथ में, वृक्क में या फिर यकृत में। यकृत में, बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट डाउन करना है कि आपका जो राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, क्या सभी साथियों ने कर पाए क्या। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन, अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। क्या होता है साथियों, यकृत में होता है। और यह प्रक्रिया जो कोरी चक्र कहलाती है। क्या साथियों, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कोरी चक्र कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बोला है, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परासरण पर, सक्रिय परिवहन पर, अपोहन पर या फिर विसरण पर। क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका अपोहन। ठीक, क्या होगा साथियों, अपोहन इज अ राइट आंसर। ठीक, क्या होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि मनुष्य की आपका किडनी जब रक्त को छानने का काम करने में असमर्थ होती है, तब आपका डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त छानकर मानव शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में होती है, तो आपको पता है 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। कितनी साथियों, 206 हड्डियाँ मौजूद होती है आपके शरीर में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए शिशु अवस्था में तो 306 होती है, कई एनसीईआरटी में 300 भी मिलेगा, 306 आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिएगा कि भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होगा। ठीक है, इसे नियंत्रित करने वाला अंग क्या है, तो थैलेमस है,
पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है या फिर हाइपोथैलेमस है। तो नोट करिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्या है साथियों? हाइपोथैलेमस इज अ राइट आंसर। भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? तो हाइपोथैलेमस है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ताप नियंत्रण और हाइपोथैलेमस है आपका संवेग और स्मृति के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है? निम्न में से कौन से, क्या बोला है कि निम्न में से कौन से जंतु में श्वसन के समय जो है मध्य छद मतलब आपका डायाफ्राम की कोई भूमिका नहीं होती है? ऊंट है, मूषक है, मेंढक है या फिर श्वसन होगा? बताइए जरा। तो साथियों मेंढक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी मेंढक अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। मेंढक में श्वसन के समय डायाफ्राम की कोई भूमिका नहीं होती है। मेंढक में फेफड़े हृदय को के दोनों ओर मुक्त रूप से क्या है लटके रहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो आमाशय ग्रंथि या फिर आपका एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या लार ग्रंथि, क्या हो सकता है? तो साथियों आपको नोट डाउन करना है, आपका जो राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि पाचन ग्रंथि नहीं है, यह वृक्क के ऊपर और एड्रिनल हार्मोन्स बनाती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें साथियों कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? क्या है? निम्न जो है क्या निम्नलिखित में से स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो जीवा कोशिकी या स्तनधारी ग्रंथि, डायाफ्राम या मेरुदंड होगा? जरा बता सकते हैं तो नोट करिएगा, मेरुदंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या साथियों मेरुदंड अगर हमने लगाया है तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर होगा। देखिए स्तनधारियों के मुख्य लक्षण की बात कर लेते हैं तो इनमें विकसित स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें विकसित स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं। सामान्य रूप से यह पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ग्रीवा में 4 जो है कशेरुकियाँ पाई जाती है। हृदय 4 कोष्ठी पाया जाता है और श्वसन फेफड़ों से होता है। मतलब स्तनधारी मतलब हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोग जो है इसका रिवीजन जरूर करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन कैसे करें तो यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, या फिर आप लोग इंस्टा जो है टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो है समाधान स्टडी वहाँ पर सर्च करिएगा और वहाँ आपको मिल जाएगा समाधान स्टडी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्लास में आपका पुनः हम लोग वेलकम करेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।